बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम F8 1 का मॉक 2 डिस्कस करने लगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहते जी द ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट हैड अ बैलेंस ऑफ 32,920 बट द लिस्ट ऑफ कस्टमर बैलेंस टोटल 35,760। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड एक्सप्लेन द डिफरेंस। हमारे पास कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कम है और जो इंडिविजुअल लेजर्स हैं ये लिस्ट है उसका बैलेंस ज्यादा है। लिस्ट का बैलेंस है 35,760 और जो कंट्रोल अकाउंट है उसका बैलेंस है 32,920। आपसे कहता है बताओ इसमें क्या किस वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो आप देखें यहां पे दो काम हो सकते हैं एग्री करने के लिए। इन दोनों का डिफरेंस लें, वो या तो मुझे इधर ऐड करना है फिर ये इसकी इक्वल आएगा, और दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है इस बैलेंस से माइनस करें ताकि ये इसकी इक्वल आ जाए। यही दो बातें हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं क्या कहता है। कहता है द सेल डे बुक इज अंडरस्टेटेड बाय 2840। तो हमने पढ़ा जब सेल्स कम होंगी तो रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कम आएगा। हमने कहा था डे बुक ओवरस्टेट अंडरस्टेट होना वुड इफेक्ट किस चीज को इफेक्ट करता है, ओनली कंट्रोल अकाउंट। तो कितना आपने सेल्स कम रिकॉर्ड किए 2840। तो हमने कहा था जब सेल्स कम रिकॉर्ड करेंगे, आपको याद है हमने रिसीवेबल लेजर बनाया था और हमने कहा था इस साइड का ये जो क्रेडिट सेल्स डेबिट साइड पे लिखी जाती हैं और इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, क्लोजिंग के साथ। अगर आपने ये कम लिखी है तो ये बैलेंस भी कम आएगा। तो यहां पे देखिए ये कम है, तो ठीक करने के लिए हमने क्या कहा था इसमें हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो इसमें कितना ऐड करें 2840। तो हमारे दोनों बैलेंसेस क्या हो जाएंगे, एग्री हो जाएंगे। बाकी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है बट आपके लिए एक दफा पढ़ देता हूं। कहता है कस्टमर बैलेंस ऑफ 2840 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट। एक चीज ओमिट हुई है तो लिस्ट में वो ऐड होनी चाहिए कि लेस होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, क्योंकि आपने क्या किया है ओमिट किया, भूल गए लिखना। तो आप जब इसमें ऐड करेंगे ये बैलेंस ऑलरेडी ग्रेटर है, ये और बढ़ जाएगा, तो ये डिफरेंस नहीं हो सकता। सी देखो कहते हैं द ट्रेड रिसीवेबल कॉलम ऑफ द कैश रिसीट बुक इज अंडरस्टेटेड। तो देखो हमने कहा था यहां पे कैश रिसीव आता है, कैश रिसीव कहता है अंडरस्टेट हुआ है। तो हमने कहा था जब यहां पे कोई चीज अंडरस्टेट हो तो ये बैलेंस क्या होगा, ओवरस्टेट होगा, और ठीक करने के लिए क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो ये पहले ही कम बैलेंस है, इसमें से जब आप मजीद 2840 माइनस करेंगे तो ये बैलेंस और कम हो जाएगा, डिफरेंस डबल हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती। लास्ट देखें कहता है कॉन्ट्रा ऑफ 2840 विद द पेएबल हैज नॉट बीन डन इन द कंट्रोल अकाउंट। तो कॉन्ट्रा रिसीवेबल्स को क्या करेगा, कम करेगा। रिसीवेबल्स पहले ही कम है, ये मजीद कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एरर भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या ऑप्शन बनता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन द ट्रेड पेएबल कंट्रोल अकाउंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। कॉन्ट्रा हमने कहा था लायबिलिटी को कम करता है, डेबिट साइड पे आता है, कैश पे डेबिट साइड पे आता है, परचेजेस रिटर्न डेबिट साइड पे आता है। तो चीज क्या चीज क्रेडिट पे आती है, परचेजेस। कहते हैं बिफोर क्वेश्चन नंबर 3 बिफोर पेइंग अ सप्लायर अ परचेज इनवॉइस शुड बी चेक अगेंस्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जब हम परचेज इनवॉइस पे कर रहे हैं तो हम किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट चेक करेंगे, ऑर्डर के अगेंस्ट या गुड रिसीव्ड के अगेंस्ट, गुड रिसीव्ड के अगेंस्ट। क्यों, देखें आपने लेट्स सपोज 100 यूनिट्स का ऑर्डर किया था, जो आपका सप्लायर था उसके पास यूनिट्स कम थी, उसने आपको 80 भेजी, तो अब आपने पेमेंट 80 की करनी है या 100 की, 80। जो आपने रिसीव किया आपने उसकी करनी है, क्योंकि हो सकता है जो हमारा ऑर्डर था वो सारी क्वांटिटी हमें रिसीव ना हुई हो, तो हमारे लिए जो बिल होगा या जो हम इनवॉइस पे कर रहे होंगे वो किसके अगेंस्ट चेक करेंगे, गुड्स रिसीव नोट। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन फ्रॉम कंट्रोल अकाउंट्स। कहते हैं ए ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बैलेंस इज 32,000। कंट्रोल अकाउंट बैलेंस इज 32,000 which does not agree with the total of the individual accounts in the receivables ledger। मतलब which
किसके अगेंस्ट बैलेंस नहीं हो रहा? लिस्ट ऑफ बैलेंस के अगेंस्ट बैलेंस नहीं हो रहा. द फॉलोइंग विल नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट. तीन चीजें हैं, तीन चीजों को एडजस्ट करने के बाद वो आपसे कहता है व्हाट इज द करेक्ट टोटल ऑफ द इंडिविजुअल रिसीवेबल लेजर. तो देखो जब इन दोनों को हम क्या करते हैं, अब ये जो बैलेंस आ रहा है यही इसका भी करेक्ट बैलेंस है ना, जो इसका करेक्ट है वो इसका करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों क्या है? सेम होंगे. जब रिकंसाइल हो जाएंगे तो दोनों क्या होंगे? सेम हो जाएंगे. तो अब क्या कहता है? सेल्स रिटर्न वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कंट्रोल अकाउंट. हमें बैलेंस कंट्रोल अकाउंट का दिया है, हम कंट्रोल अकाउंट में एडजस्टमेंट करेंगे. ये जो सही बैलेंस होगा यही सही बैलेंस लिस्ट का भी होगा, यही सही बैलेंस रिसीवेबल्स का भी होगा. तो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस उसने कितना दिया है? 32,000. क्वेश्चन में कितना बैलेंस है जी? 32,000. और उसने उसके बाद पूछा हमसे ये वाला बैलेंस है कि करेक्ट लिस्ट का बैलेंस बताओ. तो जो इसका करेक्ट होगा वो इसका भी होगा. तो पहला क्या कहता है? सेल्स रिटर्न ऑफ 43 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कंट्रोल अकाउंट. तो सेल्स रिटर्न की वजह से आपके रिसीवेबल बैलेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है. कितने से कम होगा? 4300 से. दिस इज फर्स्ट एरर, फर्स्ट एडजस्टमेंट. दूसरी एडजस्टमेंट क्या थी? अ टोटल फ्रॉम द सेल डे बुक इज ओवरस्टेटेड बाय 200. सेल डे बुक का बैलेंस ज्यादा हुआ, तो जब बैलेंस ज्यादा होगा तो रिसीवेबल्स भी ज्यादा होंगे. तो ठीक करने के लिए 200 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. ये तो दूसरी एडजस्टमेंट आ गई. तीसरी एडजस्टमेंट क्या है? कहता है एन इंडिविजुअल रिसीवेबल अकाउंट ऑफ 360 वाज ओमिटेड. कहता है यहां से आप 360 ओमिट कर गए, तो वो इस x में ऐड होना चाहिए था ना, हमारे पास तो वो x है ही नहीं. तो अब हमारा जो करेक्ट बैलेंस है, जो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है, वो क्या होगा? 32,000 माइनस 4,500 विच इज 27,500. ये जो इसका करेक्ट बैलेंस है वो इसका भी करेक्ट बैलेंस है. उसने पूछा व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस ऑफ फॉर द टोटल ऑफ द इंडिविजुअल रिसीवेबल्स लेजर. क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे. कहते हैं द फॉलोइंग आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पी ट्रायल बैलेंस. कैपिटल 30,000, सेल्स हमने फाइंड करनी है, परचेजेस, एक्सपेंसेस, डेबिट, इन्वेंट्री, डेबिट, रिसीवेबल्स, डेबिट, पेएबल, लायबिलिटी, क्रेडिट, कैश, डेबिट. अब हमारे पास सारे बैलेंसेस हैं. हमने कहा था दोनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है. अब देखें हमारे पास सबसे पहले उसने दिया हुआ कैपिटल. तो कैपिटल कितने का है? 30,000. परचेजेस 34,000. ऐसे ही है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है. फिर इन्वेंट्री 20,000. रिसीवेबल्स 28,000. पेएबल्स 19,000. कैश 11,000. फिर हमने क्या फाइंड करना है? सेल्स हमने फाइंड करनी. तो हमने पढ़ा था ये दोनों साइड्स ट्रायल बैलेंस की क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. ऐसे ही पढ़ा था. तो अब देखें 34 प्लस 20, अब इस सारे का टोटल करें कितना बनता है? 93,000. तो इस साइड का टोटल भी कितना होना चाहिए? 93,000 होना चाहिए. है कितना? 30 प्लस 19 49. तो 49 या 93 माइनस 49, तो इसका मतलब ये जो मिसिंग फिगर है ये कितने की है? 44,000. क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है जो हमने इनिशियल क्लासेस में जब हमने लेजर्स बनाए थे और उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, तो दोनों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. अगर आपको किसी बैलेंस की नेचर का नहीं पता, डेबिट क्रेडिट का नहीं पता, तो आप ये सवाल गलत करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6.
द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू बैंक रिकंसिलिएशन. Unpresented checks will result in the cash book balance being less than the credit balance on the bank statement. Yes, ये बात ठीक है कि देखें जब हम किसी को चेक देंगे तो हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और अगर वो चेक जिसको भी हमने दिया उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया तो इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस ग्रेटर होगा और कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हम चेक इशू कर चुके हैं. नंबर 2 क्या कहता है, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स. आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्लियर्ड डिपॉजिट्स नॉट येट क्रेडिटेड, कोई भी वर्ड यूज कर सकता है. तो कहता है आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स कैन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ बैंक क्लियरिंग सिस्टम. यस, हमने कहा था ना क्लियरिंग सिस्टम की वजह से, क्योंकि 3 वर्किंग डेज लगते हैं. तो कहता है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है T maintains a petty cash balance of 150 each week. At the end of one particular week, he has vouchers within petty cash of 16.20, 10.37 and $31.65. In order to restore the petty cash balance, what transaction should T make? तो हमने ये पढ़ा था कि जो वाउचर्स होते हैं उन वाउचर्स को जब आप ऐड करेंगे, जो टोटल वाउचर्स हैं वो आप रीइंबर्स करते हैं. तो टोटल वाउचर्स कितने के हैं, 58.22 के. तो जब हम रीइंबर्स करेंगे तो क्या मतलब रिक्लेम करेंगे, जब हम टॉप अप करेंगे तो क्या एंट्री होगी, डेबिट पेटी कैश क्रेडिट बैंक. और कितने अमाउंट से करेंगे, जितने हमारे पास क्या है, वाउचर्स हैं, जितने हमारा एक्सपेंस हो चुका है. हमने दोबारा से अपने बैलेंस को किस पे लेके जाना है, 150 पे लेके जाना है. और ये लास्ट मॉक में भी ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाएगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, कंसेप्ट यही रहेगा. क्वेश्चन नंबर 8 सस्पेंस अकाउंट. कहते हैं जैकब हैज अ डेबिट बैलेंस ऑन हिज सस्पेंस अकाउंट ऑफ 3720. जैकब का ओपनिंग सस्पेंस कितना है, 3720. The following errors are subsequently found. Number 1, opening inventory of 1980 is omitted from the trial balance. अभी हमने यहां पे ट्रायल बैलेंस बनाया था. तो ओपनिंग इन्वेंट्री या इन्वेंट्री की नेचर क्या होती है, डेबिट. तो जब आप ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं लिखेंगे तो कौन सी साइड वीक होगी, डेबिट साइड नहीं लिखेंगे तो डेबिट वीक होगी. तो सस्पेंस कहां पे बनेगा, डेबिट बनेगा. और आपसे कहता है आफ्टर रेक्टिफाइंग दीज एरर, आफ्टर रेक्टिफाइंग दीज एरर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रिमेनिंग बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट. जब हम इन एरर्स को रेक्टिफाई कर लेंगे तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या होगा. तो जब सस्पेंस डेबिट बनेगा, जब ठीक करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. कितने से, 1980 से. कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 630 हैज बीन इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस एज अ पॉजिटिव बैलेंस. आपने क्रेडिट को डेबिट लिख दिया तो कौन सी साइड वीक हुई, क्रेडिट साइड वीक हुई. सस्पेंस कहां पे बनेगा, क्रेडिट पे बनेगा. तो जब ठीक करेंगे तो सस्पेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. अमाउंट कितनी है, 630 प्लस 630 1260. लास्ट देखो, रिसीवेबल्स हैव बीन अंडरस्टेटेड. अगर यहां पे होता ना सेल डे बुक तो फिर कोई सस्पेंस नहीं बनता. सेल डे बुक ओवर स्टेट अंडर स्टेट होती तो हमने पहले पढ़ा था, सस्पेंस नहीं बनता. यहां पे रिसीवेबल्स क्या हुए, कम रिकॉर्ड किए हैं. तो कौन सी साइड वीक हुई है, डेबिट साइड वीक हुई है. तो डेबिट पे क्या बना होगा, सस्पेंस बना होगा. जब ठीक करेंगे तो सस्पेंस क्या हो जाएगा. तो हमने पढ़ा था, ये आप जो YouTube पे हमें देख रहे हैं वो एरर्स का हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था अगर हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन हो, किसी भी क्वेश्चन में ओपनिंग सस्पेंस गिवन हो और क्लोजिंग मांग रहा हो
तो हमने आफ्टर रेक्टिफाइंग एरर्स बताना होता है कि जब आफ्टर रेक्टिफिकेशन बैलेंस क्या होगा। तो ओपनिंग सस्पेंस 3720 गिवन है, 3 एरर्स गिवन है, हमने तीनों को रेक्टिफाई करने के बाद, और मैंने कोई बड़ी डबल एंट्रीज नहीं लिखी, मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, मैंने देखा वीक साइड कौन सी है, और हर वीक साइड पे सस्पेंस बना, और जब ठीक करूंगा तो क्रेडिट बन रहा था तो डेबिट हो गया, डेबिट बन रहा था तो क्रेडिट हो गया, रेक्टिफाई हो गया। अब अगर आप इसको एडजस्ट करें तो देखें क्या बैलेंस आता है, 0, नील बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 9, इन द लेजर अकाउंट्स W recorded both discount allowed of 200 and discount received of 200 as credits in the discount received account. What journal entry should be made to correct the error? देखिए आपने दोनों को क्या कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट क्या होगा, सस्पेंस। जब एक एंट्री में दोनों बैलेंसेस क्रेडिट हो जाएं तो डेबिट क्या होता है, सस्पेंस। 200 से क्रेडिट हुआ तो डेबिट क्या होगा, सस्पेंस 400। जब हम ठीक करेंगे तो सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 400 से। तो अगर आप ये ऑप्शंस देखते तो इनमें से एक ही ऐसी ऑप्शन है जिसमें सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है बाय 400। ठीक है, तो डबल एंट्री क्या बन जाएगी, डेबिट डिस्काउंट अलाउड, डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट सस्पेंस, क्योंकि आपने दोनों को गलती से क्रेडिट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, A sent a payment to Z along with a document that listed the items or invoices he was paying. What is this document known as? Remittance advice। ये तो हमने बहुत दफा पढ़ा है कि जब भी हम पेमेंट करते हैं, चेक से पेमेंट करते हैं, तो साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं जो हमें ये बता रहा होता है कि ये पेमेंट किस चीज के लिए है, उसे हम क्या कहते हैं, रेमिटेंस एडवाइस। क्वेश्चन नंबर 11, at the start of November, W had 10,000 in his cash account. Opening cash is 10,000. The other transaction he made during November was cash sales. तो पहले आपके पास 10,000 था, 16,000 और आ गया, 26 हो गया, and cash purchases of 12,500, तो 12,500 माइनस हो गया। तो कहता है अब आपके पास कैश कितना होगा, तो अब आपके पास 13,500 पॉजिटिव कैश है। पॉजिटिव कैश मींस डेबिट बैलेंस है 13,500। Question number 12. Marina owns a hairdresser shop. She employs B and K to work in the shop. Each month she takes 1,200 for herself and pays B 200 and K 400. What is the correct entry to record this transaction? देखें, जो एम्प्लॉयर खुद के लिए पैसे निकालता है वो क्या होता है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कितनी कर रहा है, 1,200। तो डेबिट ड्राइंग्स 1,200, डेबिट सैलरीज वेजेस 600, वेजेस कितनी दे रहा है, 600। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैंक 1,800। कितनी सिंपल सी डबल एंट्री थी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, a business which is registered for sale tax has the following totals for the purchase book for a week. Purchases gross, purchases net, sale tax. How should this information be recorded in the double entry system? मैंने आपको बार बार बताया है, क्लास में बार बार बात की है अब्राहम, कि परचेजेस, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, दीज आर ऑलवेज नेट वैल्यूज। ये कौन सी वैल्यूज होती हैं, नेट वैल्यूज। रिसीवेबल्स एंड पेएबल आर ग्रॉस वैल्यूज। तो डबल एंट्री क्या होगी, डेबिट परचेजेस विद नेट वैल्यू। नेट वैल्यू क्या है, 298,000। डेबिट सेल टैक्स, हमने कहा था परचेजेस की नेचर क्या होती है, डेबिट होती है, और परचेजेस पे टैक्स भी क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट परचेजेस, डेबिट सेल टैक्स, क्रेडिट पेएबल, और पेएबल कौन सी अमाउंट से, ग्रॉस अमाउंट से। तो इस तरह की कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। Question number 14. A credit entry in a ledger account can represent which of the following? Decrease in asset, decrease in asset, credit. Increase in liability, credit. Increase in expense, debit. Decrease in income, debit.
तो 1 and 2 कह रहा है बताओ कौन सी ऐसी एंट्री है जो क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट कब होगा? डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15. M receives check payment from her customer which she pay into a bank on a daily basis. What should the check be accompanied by when they are paid into the bank? तो हमने कहा था जब आप चेक जमा कराते हैं बैंक में या कैश बैंक में जमा कराते हैं तो उस स्लिप को हम क्या कहते हैं? पेइंग इन स्लिप। पेइंग इन स्लिप जो कि डिपॉजिट स्लिप हम पाकिस्तान में नॉर्मली देखते हैं, बैंक पे आप जब जाते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा होता है? डिपॉजिट स्लिप, और उसे क्या कहते हैं? पेइंग इन स्लिप। Question number 16. The following are extracted from B trial balance. What is the figure for purchases? ये अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें अभी हमने सेल्स फाइंड की थी 44,000। अब आपसे क्या फाइंड करवा रहा है? परचेजेस। बैलेंसेस गिवन है, मैं आपको बता देता हूं, आप बैलेंस करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। सेल्स की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। कैपिटल क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट, रिसीवेबल्स डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट, कैश डेबिट। तो एक डेबिट मिस हो गया, वो परचेजेस है। अब आप जब देखेंगे क्रेडिट साइड की बैलेंस हैवियर साइड होगी, ग्रेटर बैलेंस होगा। आप जब उसको डेबिट से माइनस करेंगे तो मिसिंग फिगर आपको नजर आ जाएगी विच इज 100,000। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following should be classified as liabilities? Receivables, assets, payable, liability, कोई भी payable है, वो trade payable है, वो interest payable है, वो tax payable है, payable is your liability. Drawings, तो कौन सी दो liabilities हैं? Sale tax payable and trade payable, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं H is owed $172 from C, a credit customer. C has become bankrupt and a final payment of 0.4 for every $1 owed has been received in the final settlement of the debt. आपने एक बंदे से पैसे लेने थे जिसने कहा मैं आपको टोटल बैलेंस का 40% दूंगा। तो 40% क्या होगा? डेबिट कैश 40%, डेबिट इरिकवरेबल डेट 60% और क्रेडिट रिसीवेबल्स 100%। तो क्या डबल एंट्री बन गई? डेबिट कैश 68.8 which is 40% of 172, डेबिट इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस which is 60% of $172 and credit accounts receivables. C is the correct option. Question number 19. Which of the following are risks that an organization might be exposed to if it does not have adequate data protection procedures in place? Access to personal information by unauthorized parties? Yes. अगर आपके पास डाटा प्रोटेक्शन नहीं है तो जो आपके पास डाटा है, तो जो डाटा है वो क्या होगा? अनऑथोराइज्ड पार्टी तक उसका एक्सेस होगा। बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। पर्सनल इंफॉर्मेशन बीन यूज फॉर पर्पस फॉर विच इट वॉज नॉट ओरिजिनली इंटेंडेड? यस। हार्म टू एन इंडिविजुअल कॉज्ड बाय द इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देम बीन सर्कुलेटेड इलेक्ट्रॉनिकली? यस। इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल बीन हेल्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन परमिटेड बाय लॉ? यस। ऑल 4। जब डाटा प्रोटेक्शन प्रोसीजर्स नहीं होंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 20. Which one of the following books of prime entry would settlement discount allowed be recorded in? कैश पेमेंट बुक, हमने कहा था पेमेंट हम किसको करते हैं? सप्लायर को। सप्लायर से हम क्या करते हैं? सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव करते हैं। अगर डिस्काउंट रिसीव होता तो क्या ऑप्शन था? कैश पेमेंट बुक। कैश रिसिट, कैश किससे रिसीव करते हैं? कस्टमर से। और कस्टमर को कौन सा डिस्काउंट देते हैं? डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड कौन सी बुक में होगा? कैश रिसिट बुक में। और परचेज डे बुक में परचेजेस होती हैं, सेल डे बुक में सेल्स होती हैं। तो डिस्काउंट हमने कहा था कैश बुक में होता है। तो
कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बी ऑप्शन, कैश रिसिट बुक। क्वेश्चन नंबर 21, एट 31st October 20x0 J was owed 138,644 by her customers. She has calculated that her receivable allowance should be 2600. How should receivable be reported in statement of financial position? तो हमने कहा था ये हमारे ग्रॉस रिसीवेबल्स हैं, उसमें से एक अलाउंस माइनस कर देते हैं, जो नेट वैल्यू आएगी वो हमारा करंट एसेट होगा। हमने ये लास्ट मॉक की डिस्कशन में भी बात की थी कि ग्रॉस रिसीवेबल्स लेस क्लोजिंग अलाउंस इज इक्वल टू नेट रिसीवेबल्स, और नेट रिसीवेबल्स आपके पास क्या होंगे? करंट एसेट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। Question number 22. P has $2,000 in his business bank account. He withdraws $750 from this account for personal use. Which part of the accounting equation will change as a result? तो जब आप ड्राइंग्स करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगा, और जब आप बिजनेस से कैश लेंगे तो बिजनेस के एसेट्स भी कम हो जाएंगे। तो दो कौन सी चीजें कम होंगी? एसेट्स एंड कैपिटल। Question number 23. As trial balance did not agree and a suspense account was opened for the difference, a subsequent check of the account system revealed the following errors. 54,900 paid as wages were correctly recorded in the cash book but was debited to the wages account as 45,900. तो आप देखें, डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट से नहीं, डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है। तो जब डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं होगा तो सस्पेंस बनेगा, बिल्कुल सस्पेंस बनेगा, वीक साइड पे सस्पेंस बनेगा। दूसरा एरर देखें, दूसरे एरर में क्या कहता है? अ टोटल ऑफ 27,600 फॉर द डिस्काउंट रिसीव वाज पोस्टेड इन द क्रेडिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? क्रेडिट होता है। आपने किसी और लेजर को क्रेडिट कर लिया, तो डेबिट क्रेडिट तो इक्वल है, तो जब डेबिट क्रेडिट इक्वल होंगे तो सस्पेंस नहीं बनेगा। तो कहता है बताओ, व्हेन करेक्टिंग द एरर व्हिच वुड नीड एन एंट्री टू बी मेड इन द सस्पेंस अकाउंट, वन ओनली। जो फर्स्ट एरर है उसके अंदर सस्पेंस बनेगा। क्यों? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट की बैलेंस क्या है? डिफरेंट है। तो हमने कहा जब भी डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करेगा तो क्या होगा? सस्पेंस बनेगा। Question number 24. He is paid a basic wage of 1,500 a week if total production is more than 5% higher than the target production of that for that week. An additional bonus of 8% of the basic wage for the week is paid to each employee. In week 6, the target was 49,000 units and the actual production was 54,000 units. What is E bonus for week 6? देखें, कुछ स्टूडेंट्स ने इसके अंदर क्या किया? बोनस नहीं, उन्होंने टोटल वेज बता दी। तो टोटल नहीं आपने बताना था, आपने क्या बताना था? जस्ट बोनस बताना था। और उसने कहा बोनस कब मिलेगा? जब परफॉर्मेंस 5% से ज्यादा होगी। तो यहां पे हमें नजर आ रहा है कि जो परफॉर्मेंस है वो 5% से ज्यादा है। तो जब 5% से ज्यादा परफॉर्मेंस है तो क्या होगा? 8% एडिशनल होगा। तो 8% ऑफ व्हाट? 8% ऑफ 1500। तो 15 का 8% लें तो क्या बनता है? 120। तो 120 इज द करेक्ट ऑप्शन। 5. M sells goods to F allowing a 5% trade discount at the start of May. F had no outstanding balance with M, but during the month of May, F had the following transaction: purchase goods with a list price of 2,800, return goods with a list price of 1,340, paid M 2,500. At the end of May, what is the balance on F account in M receivables ledger? तो आप देखें, आपने कितने की चीजें खरीदी थी? 2800 की। कितने की वापस कर दी? 1340। तो क्या बैलेंस रह गया? आप माइनस कर लें, माइनस करने के बाद 1460 बैलेंस रह गया था। बट हमने कहा था हम इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी शामिल है ना, तो हम तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं लेते। तो इसमें से 5% लेस करें तो हमारे पास क्या बैलेंस आ जाएगा? 12 लेस करने के बाद 1273। हमने कस्टमर से कितना बैलेंस लेना था?
1273, दिस इज रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। हमने कितना रिसीव कर लिया? हमने रिसीव किया 2500। तो आप क्या बैलेंस आ गया इसमें से? 2500 माइनस कर दें, 1113, और ये नेगेटिव है। इसका मतलब अब हमने कस्टमर को पे करना है। नॉर्मली रिसीवेबल का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। देखो मैंने 2800 की चीजें बेची, 1340 की वापस कर ली, और बाकी पे आपको क्या था? ट्रेड डिस्काउंट भी था। तो मैंने टोटल रिसीव कितने करने थे? 1273, और रिसीव कितने किए? इससे ज्यादा रिसीव कर लिए। अब इसीलिए हमने पढ़ा था कि रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है, बट मस्ट नहीं है कि डेबिट हो। यहां पे आपको नजर आ गया कि आपने टोटल पैसे लेने 1273 थे, बट आपने 2500 रिसीव किए, तो योर बैलेंस इज नेगेटिव। और क्रेडिट बैलेंस, रिसीवेबल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है 1113। नेक्स्ट मूव होते करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 26। The following statement relate to an impress system of petty cash. The total cash and total vouchers in the petty cash tin will always add up to the impress amount. Yes. The total amount in the petty cash tin is periodically topped up to a fixed limit. Yes. हम fixed limit को पे उसे क्या करते हैं? लेके आते हैं top up to fixed limit. So which of the above statements are correct? Both statements. Question number 27. The following information relate to the age receivable analysis. Age receivable analysis 1. An age receivable report is useful for identifying late paying customers and for providing information about debt collection efficiency to management. Yes. An age receivable report lists all suppliers. No, list all customers. So second statement is false, is incorrect. First statement, statement 1 only. Question number 28. One of Jane's customer purchased goods on credit for 1800 plus sale tax of 329 and paid Jane's 2209 for those goods. What is the double entry to record this payment in Jay's account? तो जब हमने कहा था पेमेंट रिसीव करते हैं तब टैक्स रिकॉर्ड नहीं होता, तब हम क्या एंट्री करते हैं? डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल्स। डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल्स कोई नई बात है, पिछले मॉक में भी डिस्कस हुई, क्लास में भी, टेस्ट जितने भी हमने टेस्ट दिए सारे टेस्ट में ये बात डिस्कस हुई, और आज देखिए आप दोबारा फाइनल मॉक में ये बात आ रही है, और यही बात आपसे वो एग्जामिनर भी पूछेगा। ठीक है। Question number 29. Why must all journal entries be accompanied by a narrative? नैरेटिव क्या होता है? हमने कहा था जब भी हम जर्नल एंट्री लिखते हैं, जब भी हम करेक्शन ऑफ एरर करते हैं, तो वो कौन सी एंट्री होती है? करेक्शन ऑफ एरर कौन सी डे बुक में होता है? जर्नल में। याद है लास्ट मॉक में हमने 2-3 क्वेश्चंस में पूछा था उसने, तो इसकी बताओ कौन सी डे बुक के अंदर होगी? तो जर्नल में हमारी रेक्टिफिकेशन होती है, तो उस एंट्री के साथ हम नीचे एक लाइन लिखते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? नैरेटिव, जो किस लिए होता है? एक्सप्लेनेशन होती है। किस लिए होती है? ऑडिट और कंट्रोल पर्पसेस के लिए, फॉर ऑडिट एंड कंट्रोल पर्पसेस। क्वेश्चन नंबर 30. B sold goods worth 3300 to S on credit. She subsequently discovered that S is bankrupt and will not be able to pay for the goods. What entry should B make in her account as a result of her discovery? Debit irrecoverable debt expense, credit receivables. तो अगर आप ये देखें इसी मॉक में ये दूसरी दफा है। पहली दफा उसने क्या बताया था कि जी मेरे पास 172 का बैलेंस है, 40% मैं रिकवर कर रहा हूं, 60% रिकवर नहीं कर रहा। तो हमने क्या किया था? डेबिट 40% कैश, डेबिट इरिकवरेबल डेट 60%, क्रेडिट रिसीवेबल्स 100%। यहां पे उसने ऐसी कोई बात नहीं की, उसने कहा ये बैलेंस है और ये आप मुझे नहीं मिलेगा, तो डेबिट इरिकवरेबल डेट, क्रेडिट रिसीवेबल्स। क्वेश्चन नंबर 31. The balance on the trade payable control account was 5891. It was then discovered that the purchase day book was overcost by 135 and the discount received had not been posted at all. What is the correct balance on the payable ledger control account? हमने कहा जब purchase day book
ओवरस्टेट होगी तो पेएबल्स भी ओवरस्टेट होंगे। तो ठीक करने के लिए माइनस कर लें तो 5891 माइनस 135 एंड डिस्काउंट रिसीव भी आपकी लायबिलिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। 90 भी माइनस कर लें तो 135 भी माइनस करें, 90 भी माइनस करें तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको एडजस्टेड, आपको करेक्ट बैलेंस पता चल जाएगा, व्हिच इज 5666। Question number 32. Details of BACS payment will be found on which document? BACS हमने पढ़ा था बैंक ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम, जो कहां से पता चलेगा, बैंक स्टेटमेंट से। Question number 33. James accept payment of 6256 from E in full settlement of an invoice for 6800. How should James record the discount of 544? तो डेबिट डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट E, जो रिसीवेबल है उसे क्रेडिट कर देंगे और डेबिट किसे करेंगे, डिस्काउंट को। क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35 दोनों सेम थे, 2 दफा प्रिंट हो गया, तो हम अपने मॉक जो हमने क्लास में लिया उसी की तरतीब से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, Which of the following document must contain a monetary amount? What is monetary amount? कहते हैं इसमें बताओ कहां पे मनी इन्वॉल्व होगी। कोटेशन में हम क्या करते हैं, आपको याद होगा हमने कहा था मोबाइल लेने एक दुकान में जाते हैं, रेट पूछते हैं, तो वो क्या है, कोटेशन लेना, सप्लायर से पूछना कि आप ये चीज कितने की देंगे, इस कोटेशन। तो उसमें पैसे नहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो पहली बात कोटेशन। सेल इनवॉइस, रेमिटेंस एडवाइस, इससे पहले भी एक सवाल में आया कि जब हम चेक से पेमेंट कर रहे होते हैं तो वो पेमेंट किस इनवॉइस के अगेंस्ट है, उसे हम किस पे लिखते हैं, रेमिटेंस एडवाइस कहते हैं। तो रेमिटेंस एडवाइस में, सेल इनवॉइस में, कोटेशन में, तीनों में क्या होता है, मनी होती है, डिलीवरी नोट पे नहीं शामिल होती। तो क्या होगा, 1, 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 37, L buys goods from P and receives a 10% trade discount during May. L bought goods with a list price of 8930 including sale tax. Sale tax is 17.5%. What is the value of the invoice that P issued to L? तो देखें इस प्राइस के अंदर टैक्स शामिल था, तो जब हमारे पास टैक्स शामिल हो तो वैल्यू कितने परसेंट होती है, 100 प्लस टैक्स रेट। तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 117.5 से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100% से, तो हमें विदाउट टैक्स वैल्यू पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38, The total for the sale day book for a trader who is registered for sale tax were as follows: sales net, sale tax, sales gross। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि सेल्स हमेशा नेट वैल्यू होती है और सेल्स क्रेडिट होगी, सेल टैक्स भी क्रेडिट होगा, डेबिट ग्रॉस वैल्यू होगी और वो डेबिट ग्रॉस वैल्यू क्या होता है, रिसीवेबल्स। तो कौन सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है जी, बी ऑप्शन। देखो इतने सिंपल क्वेश्चन है, परचेज डे बुक का भी यही फॉर्मेट था, उसने डबल एंट्री पूछी, सेल्स का भी यही फॉर्मेट है, डबल एंट्री पूछी, यही एक ट्रांजैक्शन देके उसने कहा जब मैं कैश रिसीव करूंगा। तो देखो आज रिसीवेबल कितने के रिकॉर्ड कर रहा हूं, 177425 के, जिस दिन कैश रिसीव करूंगा उस दिन क्या एंट्री होगी, डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल, उस दिन टैक्स रिकॉर्ड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 39, in M accounting records the total balance on the customer account is 55,000 and the balance on the receivable control account is 58,500. Which of the following would explain this situation? अगर आज का मॉक में आपने गौर किया हो कि आज हमने बहुत ज्यादा इस मॉक में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कंट्रोल अकाउंट्स के आए हैं और कंट्रोल अकाउंट तकरीबन सेम पैटर्न पे आ रहे हैं। तो अब यहां पे हमारे पास कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कितना है जी, 58,500 और इंडिविजुअल बैलेंस या लिस्ट का बैलेंस कितना है। तो देखो या तो यहां पे हमें 35 ऐड करना है इसकी इक्वल करने के लिए, या यहां से हमने 35 माइनस करना है कि इसकी इक्वल आ जाए। तो अब हम एक एक
चीज पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा। कहता है सेल इनवॉइस फॉर 3500 हैज बीन डेबिटेड टू द सप्लायर पर्सनल अकाउंट इंस्टेड ऑफ कस्टमर। कहता है ये जो लिस्ट है, इधर एक कस्टमर का मैंने 3500 ऐड करना था, मैंने कस्टमर की बजाय एक सप्लायर के लेजर में जाके ऐड कर दिया। तो इधर तो ऐड नहीं किया ना, जब मैं रेक्टिफाई करूंगा वहां से सप्लायर से माइनस करूंगा और इधर ऐड करूंगा, तो जब इधर ऐड करूंगा तो मेरे ये दोनों बैलेंसेस क्या हो जाएंगे। तो यही मसला था, ठीक है। बाकी 3 क्यों नहीं है, बाकी 3 इसलिए नहीं है, देखो दूसरे में कहता है द टोटल ऑफ द सेल हैड बीन अंडर कास्ट बाय 3500। हमने कहा था सेल बुक अंडर कास्ट होगी तो क्या चीज इफेक्ट होगी, तो इसका मतलब जब सेल्स कम होंगी तो ये भी कम है, तो ठीक करने के लिए ऐड करेंगे, ये पहले ज्यादा ये और ज्यादा हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है। हमने कहा था ना जब ये कम होगी, सेल्स कम होगी तो ये बैलेंस भी कम आएगा, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, तो ये पहले ही ज्यादा है, आप देखें इन दोनों में ये वैल्यू ज्यादा है, इसको जब हम ऐड करेंगे ये और ज्यादा हो जाएगी। दूसरा कहता है द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन ओवर कॉस्ट। तो रिसीवेबल में ये रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात कर रहा है, तो इससे इसका परचेज डे बुक से कोई रिलेशन नहीं है। और आखिरी बात क्या है, कहता है सेल इनवॉइस ऑफ 3500 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द सेल डे बुक। अगर एक इनवॉइस, बात सुन ले, अगर एक इनवॉइस ओमिट हो जाए सेल डे बुक से, उसका इफेक्ट दोनों पे होगा, और दोनों इक्वल तो होंगे ना। जब एक चीज मैंने यहां पे भी नहीं लिखी, यहां पे भी नहीं लिखी, तो दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए, दोनों एग्री होने चाहिए। क्यों, क्योंकि जब किसी भी डे बुक का टोटल कंट्रोल अकाउंट में जाता है और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लिस्ट में जाती है, जब मैंने एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन इन लिखी तो वो लिस्ट में जाएगी नहीं, तो टोटल में आएगी नहीं, तो दोनों गलत होंगे, दोनों एग्री होंगे, दोनों गलत होंगे, बट दोनों का बैलेंस मैच करेगा। तो यहां पे तो मैच ही नहीं कर रहा, तो ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है एट द एंड ऑफ मे देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस इन केस कैश बुक ऑफ 839। कहते हैं क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस 839 इज, अब जिसने इसको पॉजिटिव लिया उसका सवाल गलत हुआ। ऑन रिसीविंग हिज बैंक स्टेटमेंट के आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग आइटम्स। A receipt paid into the bank of 1212 has been recorded in the cash book as 2121. आपने पैसे जमा कराए थे 1212, लिख कितने दिए 2121, तो कितना ज्यादा लिख दिया है 909, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। तो अब 909 अपनी कैश से माइनस करें क्योंकि आप ज्यादा रिकॉर्ड कर चुके। और फिर क्या फरमाते हैं, कहता है बैंक चार्जेस ऑफ 63 हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो 63 भी क्या हो जाएगा, कैश बुक से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास अब जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, 1811 नेगेटिव, विच मींस क्रेडिट। कैश बुक नेगेटिव बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 41 During the year ended 30th November 2008, we earned a gross salary of 27,000. She paid 10,000, 10% she paid 10%, and her employer paid 5% of the gross salary into a pension fund. What amount will her employer record as a total wages and salary expense for V for the year ended 30th November 2008? To gross pay plus employer contribution, or in this case 10%, she paid 10% and her employer paid 5%, तो 5% is employer contribution, तो 27,000 plus 5%, तो आप डायरेक्ट भी यूं कर सकते हैं 27,000 मल्टीप्लाई बाय 1.05, तो ये डायरेक्ट इसमें 5% एडेड आ जाएगा, 28350। 1 का मतलब क्या है 100, 05 का मतलब है 5, तो ये 105% डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, तो दूसरा आप जिस तरह काम करते हैं, माशाल्लाह आपके पास टाइम ज्यादा होता है, तो आप ऐसे क्या करें, पहले 5% लिया करें, फिर उसको 27 में ऐड करें,
तसल्ली हो जाए तो फिर भी 28350 ही आएगा, वो आप ऑप्शन टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 42, which type of accounting data file is permanent and would not usually be deleted? Master file. Question number 43, according to her sales return day book, A returns for 880 excluding sale tax. A is registered for sale tax. How should this information be recorded? तो हमने कहा था सेल्स के वक्त सेल टैक्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, तो टैक्स भी डेबिट होगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिसीवेबल्स। तो डेबिट सेल्स रिटर्न, क्या एंट्री हुई, डेबिट सेल्स रिटर्न, डेबिट सेल टैक्स, क्रेडिट रिसीवेबल्स। तो सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि जब सेल्स होती है तो आपके पास गुड्स वापस आती हैं, इनवर्ड आती हैं, तो रिटर्न डेबिट रिटर्न इनवर्ड्स, डेबिट सेल टैक्स, क्रेडिट रिसीवेबल्स। क्वेश्चन नंबर 44, कहते हैं द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट इन बीज लेजर। बी के लेजर में एक सप्लायर है बी का जिसका नाम क्या है, कैली एल्रिक, जिससे उसने 1260 की चीजें खरीदी हैं, और जब वो पेमेंट कर रहा था 16 मई को, खरीदी किस दिन है, 6 मई को, और जब उसने 16 मई को पेमेंट की तो उसने 20% कम पेमेंट की है, तो इसका मतलब 20% उसे क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। तो ये क्या ट्रांजैक्शन हुई है, कहता है बी सोल्ड गुड्स टू के एंड अ डिस्काउंट ऑफ 20% वाज अलाउड व्हेन द इनवॉइस वाज सेटल्ड। किसने किसको चीजें बेची हैं, बी ने के बेची है, या के तो सप्लायर है, तो इसका मतलब बी परचेज गुड्स फ्रॉम के, बी परचेज गुड्स फ्रॉम के एंड अ 20% डिस्काउंट वाज रिसीव व्हेन द इनवॉइस वाज सेटल्ड। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर किसी का गलत है तो उसे ठीक कर लें, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45, I started up in business on 1st May 20x9 using 6500 of his saving and 1800 he received as a bank loan during the first month of trading. तो आपका टोटल कैश कितना था, 6500 प्लस 1800, bought goods costing 2800, तो 2800 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पेड एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस माइनस हो जाएंगे। फिर कहता है bought a van, तो जब आप वैन खरीदेंगे कैश पे तो बैलेंस माइनस हो जाएगा। मेड सेल्स ऑफ 5700, अब उस 5700 में से कहता है 1700 क्रेडिट पे है, तो कैश कितना ऐड होगा, 4000, ठीक है। तो हमारे पास ओपनिंग कैश कितना था, 65 प्लस 1800 प्लस 4000 जो सेल्स से आया, माइनस 4300 माइनस 1240 माइनस 2800, तो अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा, 3960। अगर पॉजिटिव है डेबिट होगा, नेगेटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव कैश लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा। तो यहां पे क्या ऑप्शन आ रहा है, 3960 डेबिट। क्वेश्चन नंबर 46, a transaction has been recorded in the ledger of F as follows। दो लेजर्स दिए हुए, मोटर व्हीकल क्रेडिट हो रही है, बैंक डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास बैंक में कितना कैश आया है, 17,600। क्या चीज बेची है, गाड़ी बेची है, तो सेल प्रोसीड, बैंकिंग ऑफ द प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मोटर व्हीकल। इसका क्या ऑप्शन बनता है कि हमें मोटर व्हीकल बेचने से कैश मिला है 17,600, ये ऑप्शन। फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द करेक्ट डबल एंट्री टू रिकॉर्ड डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर, तो डेबिट डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट रिसीवेबल्स। क्वेश्चन नंबर 48, which of the following should be recorded in the purchase book? An invoice from a supplier, an invoice from a supplier is recorded in purchase book। क्रेडिट नोट हमें पता है सेल्स रिटर्न के वक्त होता है, ठीक है। अ रिमाइंडर रिसीव अबाउट एन ओवरड्यू इनवॉइस, वो रिमाइंडर तो एक
डे बुक में तो रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, डिलीवरी नोट भी रिकॉर्ड नहीं होगा, तो क्या चीज रिकॉर्ड होगी? एन इनवॉइस फ्रॉम अ सप्लायर। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसीवेबल लेजर अकाउंट इफ रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट इज आल्सो मेंटेन? तो मैंने लास्ट मॉक में ये बात की थी कि आपने अगर कंट्रोल अकाउंट बनाया हुआ है तो कंट्रोल अकाउंट हमें कलेक्टिव एक बैलेंस बता रहा होता है। कहता है फिर भी लिस्ट क्यों बनाते हो? ताकि हमें हर कस्टमर का डिटेल, हर कस्टमर का हमें बैलेंस पता चल जाए कि हमने किससे कितने पैसे लेने हैं, इसलिए हम लिस्ट का बैलेंस, लिस्ट भी साथ साथ मेंटेन करते हैं। टू रिकॉर्ड द डिटेल ट्रांजैक्शन ऑफ ईच कस्टमर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, D performed a trade payable control account reconciliation and found the following errors. The purchase day book was understated by 560। तो इसका इफेक्ट कहां पे होगा बच्चों? सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में, क्योंकि ये किसका मसला है? डे बुक की ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट का है। तो जब आपने कम रिकॉर्ड किया है तो पेएबल का बैलेंस कम होगा। पेएबल में ऐड करने को क्रेडिट कहते हैं, तो हमारा पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 560 से, अभी तक जो हमने पढ़ा। पॉइंट 2 देखें, अ परचेज इनवॉइस फॉर 425 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। तो हमने कहा था अगर एक इनवॉइस ओमिट हो जाए तो उसका इफेक्ट दोनों पे होता है, उसका इफेक्ट दोनों पे होता है, तो ये दोनों में ऐड हो जाएगा। तो कंट्रोल अकाउंट में कितना ऐड होगा? जिस तरह भी हमने कहा 560 प्लस 425, तो टोटल कितना हो गया? 9। ऐड होगा या क्रेडिट होगा एक ही बात है ना, पेएबल है, ऐड होना या क्रेडिट होना एक ही बात है। और लिस्ट में क्या ऐड होगा? 425। क्यों? क्योंकि ये ओमिट हुआ है, डे बुक से एक चीज ओमिट हुई है, तो उसका इफेक्ट दोनों बैलेंसेस पे होगा। तो ये आज का हमारा सेकंड मॉक था। 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए।